तो हमने लास्ट लेक्चर में अपना जो शुरू किया था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, और हमारा जो चैप्टर हुआ था फंडामेंटल्स, और इसके अंदर आपको ध्यान होगा हमने सबसे पहले डेफिनेशन सीखी थी, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, और उसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या होती है वो सीखा हमने, फिर फीचर्स सीखे हमने पार्टनरशिप के, उसके बाद राइट्स ऑफ पार्टनर, ठीक है, ये काम हमने लास्ट क्लास में सीखा था। और अगर पार्टनरशिप डीड ना बनाई जाए, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो क्या रूल्स हैं, ठीक है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं इसी से आगे बढ़ेंगे। तो आज हम सीख रहे हैं पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो आज का ये हमारा टॉपिक है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो यहां से शुरू कर रहे हैं हम, तो देखेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। और आपने क्या करना है, साथ साथ ये रिवाइज करके रखना है सब कुछ। अगर अभी आप याद कर लोगे तो काम आसान हो जाएगा, और अगर आप बाद में करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो शुरू कर रहा हूं मैं। कह रहा पार्टनरशिप डीड, ये हमारी हेडिंग है। पिछली क्लास में मैंने आपको बता ही दिया था, जो भी पार्टनर्स रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं उसी एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है। अब आपको इसमें यह बताया जा रहा है कि इस पार्टनरशिप डीड में ऐसा क्या क्या लिखा जाता है। तो देखेंगे, कह रहा सिंस पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, कह रहा एग्रीमेंट करने के बाद पार्टनरशिप बन जाती है। ओके, ये हमने इसके फीचर्स में सीखा था। कह रहा इट इज इसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन, कह रहा ये जरूरी होता है कि क्या होनी चाहिए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए, एग्रीड अपॉन बाय ऑल पार्टनर्स, जो कि सारे पार्टनर एग्री करें। सच टर्म्स एंड कंडीशंस मे बी ईदर रिटन और ओरल, ये मैंने आपको बता दिया था, ये कंडीशन या ओरल कर लो, बोल के या लिख के कर लो। द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव एन रिटन एग्रीमेंट, हमारे लॉ में ना ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आप लोग क्या करो, रिटन एग्रीमेंट बनाओ, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बोला था, बनाओ या ना बनाओ आपकी मर्जी है, क्योंकि लॉ में ये लिखा नहीं हुआ कि बनाओ। However, in order to avoid all misunderstanding, लेकिन अगर आप चाहते हो अवॉइड करना कोई भी गलत फहमी या कोई भी डिस्प्यूट, तो इट इज ऑलवेज द बेस्ट कोर्स टू हैव ए रिटन एग्रीमेंट। तो अकलमंदी इसी में है कि आप क्या करो, एक रिटन एग्रीमेंट कर लो, ड्यूली साइन, जो कि साइन होगा एंड रजिस्टर होगा अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर ये क्या होगा, रजिस्टर होगा। और ड्यूली साइन का मतलब है कि सभी पार्टनर्स ने साइन किए होंगे, और रजिस्टर कराने के लिए जाओगे रजिस्ट्रार के पास, वो भी साइन करेगा। इससे फायदा ये होगा, इन केस कोई प्रॉब्लम आ जाए फ्यूचर में, तो ये एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड दिखा के आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो अगर आप एग्जाम में लिखना चाहो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, तो यहां से भी लिख सकते हो आप। क्या रहा, दी पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट, ये मैंने आपको बता ही दिया था, अमंग दी पार्टनर्स विच कंटेन्स दी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। ये क्या होता है, रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, कि उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है बिजनेस को चलाने का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, इट पार्टनरशिप डीड का नाम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी होता है। ए पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट्स, तो पार्टनरशिप डीड में ये बातें होती है, ये चीजें लिखी जाती हैं। तो एक बात तो ये समझने की है कि ये रिटन एग्रीमेंट होता है, ये आप बात समझ गए होगे। अगर पार्टनर्स टर्म्स एंड कंडीशन को लिखत में कर ले तो पार्टनरशिप डीड हो जाती है, जिसपे वो लिखते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं। अब उसके अंदर क्या क्या लिखा जाता है, पहली चीज नेम लिखा जाएगा और एड्रेस लिखा जाएगा, किसका, फर्म का और पार्टनर्स का। आपकी फर्म कहां पे है, एक तो उसका एड्रेस लिखा जाएगा और नेम लिखा जाएगा, फर्म का जो भी नेम है, और पार्टनर्स के भी एड्रेस लिखे जाएंगे जहां पे वो रहते हैं, और उनके नाम लिखे जाएंगे। दूसरी बात, ये जो दो पॉइंट्स है ना सेम ही हो गए। कह रहा नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, आप पहला पॉइंट ये कर लेना, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, यहां तक पहला पॉइंट कर लेना। उसके बाद दूसरे पॉइंट में डाल देना नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के नाम और उनके एड्रेस जहां पे वो रहते हैं। फर्म का नाम भी होता है, जैसे XYZ पार्टनरशिप फर्म, तो वो नाम और उसका एड्रेस जहां पे भी है। ऐसे ही नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। तीसरा है नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस। नेचर का मतलब है आप किस तरह का बिजनेस चला रहे हो, आप एसी बनाते हो, आप बैग बनाते हो, आप क्या चीज बनाते हो,
तो उसका नेचर बताना है, और प्लेस ऑफ बिजनेस, वो कहाँ पे है, वो बिजनेस कहाँ पे कर रहे हो आप, ये बताना है। फोर्थ में लिखा हुआ है ड्यूरेशन, ये जो आपने पार्टनरशिप बनाई है ये कब तक चलेगी, ड्यूरेशन अगर है आपने डिसाइड किया है कि 10 साल तक चलानी है, 15 साल तक चलानी है तो लिख देना, नहीं तो मत लिखना। उसके बाद है कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर ने कितना कितना पैसा लगाया। जैसे एक्स और वाई दो पार्टनर है, तो बिजनेस शुरू हुआ तो एक्स ने कितना लगाया, मान लो इसने 5 लाख लगाया और इसने 4 लाख लगाया, ये चीज बोली जा रही है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो इन्होंने 5 लाख लगाया और इन्होंने 4 लाख लगाया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, ये लिख देना, ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर ये पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, तो उसके अंदर लिखा था नहीं मिलेगा। लेकिन अगर डीड में लिख दिया इन्होंने और बता दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलेगा, 15% मिलेगा, तो मिलेगा इनको। उसके बाद कह रहा है ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसका मतलब है एक्स ने फर्म से कितना पैसा निकाला हुआ है, मान लो इसने 1 लाख निकाला हुआ है और वाई ने मान लेते 50,000 निकाला हुआ है, ठीक है। एक्स ने कितना निकाला 1 लाख और वाई ने कितना निकाला हुआ है 50,000, तो ये होगी ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अब फर्म को 1 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, उसका रेट भी यहां पे लिखा होगा, और वाई से कितना मिलेगा फर्म को इंटरेस्ट, ये फर्म के लिए इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए इनकम होती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद क्या लिखा जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन्होंने क्या अपनी रेशो डिसाइड करी है। मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो मैंने आपको रूल्स सिखाए थे, इक्वल रेशो डिसाइड होगी। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे रेट मेंशन होगा। अगर ये पार्टनरशिप डीड नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि 6% का रेट मिलेगा इसे इंटरेस्ट। पार्टनर सैलरी कमीशन एक्सेट्रा, पार्टनर को सैलरी कितनी मिलेगी, कमीशन कितनी मिलेगी। अगर ये पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको बताया था सैलरी भी नहीं मिलेगी, कमीशन भी नहीं मिलेगी, और अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें ये बात लिख दी गई है तो सैलरी भी मिलेगी और कमीशन भी मिलेगी। इसके बाद मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एसेट्स, कौन सा मेथड लगाया जाएगा गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए, एसेट्स की वैल्यू निकालने के लिए। जैसे गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, तो ये ऐसे गुडविल और एसेट्स की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा मेथड लगेगा, ये भी मेंशन होगा। उसके बाद है अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अकाउंटिंग पीरियड क्या रखना है आपको, 1 अप्रैल से शुरुआत करनी है या 1 जनवरी से शुरुआत करनी है, ठीक है, ये भी इसमें लिखा होता है। आप जर्नली देखोगे 1 अप्रैल से शुरू किया जाता है अकाउंटिंग ईयर और 31 मार्च पे ओवर किया जाता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई 1 जनवरी से शुरू करके 31 दिसंबर पे खत्म कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये पार्टनरशिप डेट में वो मेंशन हो जाएगी बात। उसके बाद पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कितने साल तक चलानी है। उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर, हाउ डिस्प्यूट विल बी सेटल्ड, पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं, और डिस्प्यूट अगर हो गया, कोई झगड़ा हो गया आपस में, तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा, ये बात भी इसमें लिखी होगी। डिसीजन टेकन इफ सम पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, अगर किसी पार्टनर का दिवालिया निकल जाए, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया निकल जाना, मतलब वो करप्ट हो गया, उसके पास पैसा नहीं है देने को, सही है। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो कैसे डिसीजन लिया जाएगा बाकी पार्टनर्स का, सम पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, बाकी पार्टनर्स मिलकर कैसे डिसीजन लेंगे, ये सारी बात लिखी होगी। उसके बाद है ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, वेयर एज इट विल बी इन नेम ऑफ द फर्म और पार्टनर, तो क्या है बैंक अकाउंट जब खोला जाएगा तो ये क्या किसी पार्टनर के नाम पे होगा या फर्म के नाम पे होगा, ये भी इसके अंदर बात लिखी जाएगी। उसके बाद है रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म में आ रहा है न्यू तो क्या रूल होंगे, ठीक है। अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो क्या रूल्स होंगे, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या रूल्स होंगे, ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। उसके बाद है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इफ एनी टू बी डन, रिवैल्यूएशन का मतलब होता है अगेन वैल्यू निकालना। जैसे मैंने एक फोन 1 लाख का लिया था पिछले साल और आज की तारीख में अगर मैं जानना चाहूं कितने का है तो उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन। तो एसेट्स की रिवैल्यूएशन करना, लाइबिलिटीज की रिवैल्यूएशन करना, एसेट्स कितनी बढ़ी है या कम हुई है, लाइबिलिटीज कितनी बढ़ी है कम हुई है, ठीक है, उसके बारे में भी इसमें लिखा जाता है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट,
फर्म के अकाउंट्स को कैसे बनाया जाएगा, किस मेथड से बनाया जाएगा। जैसे इसका एक जनरल एग्जांपल देता हूं। जैसे आप लोग क्या कर रहे हो, मशीनरी अकाउंट बना रहे हो, तो उसमें डेप्रिसिएशन कौन से रेट से लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा, सही है, या डिमिनिशिंग मेथड लगेगा, तो इसकी बात कर रहे हैं इसमें। ऑडिटिंग का मतलब होता है क्या फर्म की चेकिंग होगी, बाहर से ऑडिटर्स आते हैं और वो चेक करते हैं सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा, ये भी इसमें लिखा होता है। उसके बाद है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कब तैयार करी, कौन सी तारीख को शुरू करी। जैसे मान लो 2 अप्रैल को शुरू करी 2022 को, ठीक है, तो उसकी तारीख। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाते हो, तो ये सारी बातें लिखी जाती हैं और इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसमें देख के आराम से सोल्व हो जाती है। तो कुछ बेनिफिट्स बता दिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए पार्टनरशिप डीड के क्या बेनिफिट्स होते हैं तो वो भी क्लियर कर देते हैं। क्या है, इट रेगुलेट द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। ये क्या है, बता देता है हर पार्टनर्स को उसके राइट्स क्या है। भाई तो ये तेरे पास ये राइट्स हैं, ये तेरी ड्यूटीज है, ये तेरी लाइबिलिटीज है, ये सबको बता देता है। उसके बाद दूसरा बेनिफिट ये होता है, इट हेल्प्स टू अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग। ये क्या करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करवा देता है अमंग द पार्टनर्स, बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन लेड डाउन बिफोर हैंड्स इन द डीड। क्योंकि जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना, ये पार्टनरशिप डीड में इनके हाथ में होती है। कोई भी इशू आएगा इसको देख के बताया जा सकता है। उसके बाद तीसरा, एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स मे बी सेटल इजिली एज द पार्टनरशिप डीड मे बी रीडली रेफर टू। कोई भी डिस्प्यूट होगा वो पार्टनर्स का आराम से सोल्व हो जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड है उनके पास, ठीक है। हैंस इट इज ऑलवेज बेस्ट कोर्स टू हैव ए रिटन पार्टनरशिप डीड। तो ये बेस्ट जाएगा। मैंने भी आपको लास्ट लेक्चर में बोला कि अगर आप रिटन पार्टनरशिप डीड बना लो जो कि ड्यूली साइंड ऑफ बाय ऑल दी पार्टनर्स एंड रजिस्टर अंडर दिस एक्ट, सारे पार्टनर से साइन करा लो और रजिस्टर करा लो इस एक्ट में, तो उसके बाद कोई भी इश्यूज आएंगे तो इस डीड के थ्रू आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद क्या रहा है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये लास्ट क्लास का ही क्वेश्चन है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने आपको बताया ही था, इक्वल होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज होगी, सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर 6% मिलेगा। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। आ रही है बात समझ? हाँ सर, बात समझ आ रही है। So guys, if you like the video, then please subscribe, share and hit the bell icon. And if you have any doubt related to the topic, then ask on comment box and give your feedback. All the notes are also available on our Instagram, Facebook, Twitter account, so keep supporting us.